हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 राजनीति विज्ञान और हम इसमें संविधान का परिचय पढ़ चुके थे। आज हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे संविधान कैसे तालमेल बढ़ाता है वह समन्वय स्थापित करता है। संविधान किस प्रकार से तालमेल बढ़ाता है या समन्वय स्थापित करता है, ये बात हम आज देखेंगे। ये हमारा आज पहला बिंदु है। वास्तव में हम हमारे समाज की बात करें तो हमारे समाज का आधार है विविधता में एकता। हमारे समाज में पाई जाती है विविधता में एकता। ये हम जानते हैं। समाज के बहुत से रूप हैं। समाज के बहुत सारे रूपों में अलग अलग प्रकार की जाति हैं, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा हैं, अलग अलग प्रकार की रीति रिवाज हैं, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। इन सब की मान्यता भी अलग है। तो कुल मिला के कहा जाए तो हमारे समाज में बहुत से प्रकार के धर्म हैं। जैन, बौद्ध, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब धर्म हमारे समाज में पाए जाते हैं। इन सभी धर्मों की मान्यताएं अलग हैं, विचारधाराएं अलग हैं, धर्म ग्रंथ अलग हैं, रीति रिवाज अलग है, धार्मिक व्यवस्थाएं भी अलग अलग हैं। तो इन सभी की जाति अलग हो गई, संप्रदाय अलग हो गया, भाषा, रीति रिवाज, क्षेत्रवाद और मान्यताएं सबकी क्या हैं, अलग अलग। लेकिन हमें जो संविधान है उसमें क्या बैठाना है, तालमेल और समन्वय लाना है कि रहेंगे एक ही देश में, कानून भी एक ही होगा, तो किस प्रकार से वे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो इन सब के अलग अलग होने के कारण यदि हम एक एग्जाम्पल और देखें, हम सभी लोगों से राय लें कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज के नियम कैसे होने चाहिए, समाज में कानून व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, राज्य का नियंत्रण कितना होना चाहिए, प्रशासन क्या करे, जनता क्या कार्य करेगी, समाज क्या कार्य करेगा, अपराध के लिए क्या सजा हो, ये सारी बातें समाज के लिए बेहद जरूरी है। और हम यहाँ देखेंगे अलग अलग समाज, अलग अलग परिवार, अलग अलग मोहल्ला इसके लिए अलग अलग राय लेके आएगा। जैसे किसी परिवार के बच्चे की आवश्यकता होगी कि वह बहुत गरीब है तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी होगी पैसा कमाना, क्योंकि रोजी रोटी पहली आवश्यकता है। कोई परिवार बहुत संपन्न है तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी होगी संपन्नता के साथ जॉब करना, बहुत अच्छी एजुकेशन लेना, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जीना। कोई संपन्न परिवार उससे भी ज्यादा संपन्न है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होगी विदेश में जाना, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय करना, और उसके बिजनेस के जो रूल्स है वो बहुत बाद में जाके देखेगा, क्योंकि उसकी फैमिली इतनी डेवलप है उसे काम करने की जरूरत नहीं है। तो समाज में हर प्रकार के लोग स्थापित होंगे और इस समाज में अलग अलग लोगों की आवश्यकता भी कैसी होगी, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे का उदाहरण हमने दिया, दूसरा उदाहरण देखते हैं कि समाज के रूल रेगुलेशन कैसे हों। एक गरीब समाज के रूल रेगुलेशन का आधार होता है रोजगार, कि वो हर हाल में रोजगार को ध्यान में रखे और रोजगार उसकी पहली प्रायोरिटी होती है। स्वास्थ्य वगैरह उसके दिमाग में नहीं होता है, स्वच्छता उसके दिमाग में नहीं होता है, प्रशासन क्या है ये नहीं जानता है, सरकार की पॉलिसी क्या है वो नहीं जानता है, देश में क्या चल रहा है नहीं जानता। तो उसका पहला और आखिरी लक्ष्य है 2 वक्त की रोटियां। मध्यम वर्ग की बात करें तो वो सब में इन्वॉल्वमेंट तो होता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं कहीं वो भी अव्यवस्थ होता है आर्थिक दृष्टिकोण के कारण। उच्च वर्ग की बात करें तो उससे तो सारा सिस्टम ही चलता है, वह सरकार में बनाता है, सरकार में जुड़ता है, सरकारों को बदलता है, व्यवस्थाओं को बदलता है, समाज उसी का अनुकरण करता है। यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे समाज में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं। इन सब रीति रिवाजों को एक साथ लेकर आने में बड़ी समस्या है और संविधान यही का कार्य करता है।
ये कैसे करता है संविधान? कि संविधान एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाता है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम नियम भी कह सकते हैं कि संविधान कौन से नियम बनाता है? न्यूनतम साझा नियम बनाता है, जिससे क्या स्थापित हो सके? समन्वय स्थापित हो सके। इन्होंने जब संविधान बना तो संविधान का पहला ही कार्य यही है कि समाज के लिए न्यूनतम साझा नियम स्थापित करे, बुनियादी बेसिक कॉन्सेप्ट दे, जिससे हर व्यक्ति को ये नियम तो मानने ही मानने होंगे। बेसिक रूल रेगुलेशन डेवलप करने का कार्य किसका है? संविधान का है। सवाल आएगा आपके एग्जाम में कि संविधान के प्रमुख कार्य लिखें, तो पहला कार्य संविधान का क्या हुआ? समाज के लिए न्यूनतम या जो आवश्यक है वो नियम जरूर बने, और वो चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी भाषा का क्यों ना हो, ये नियम तो उसे मानने ही मानने होंगे। और इसे ही कहते हैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम, जिसमें कंपल्सरी रूप से प्रत्येक बच्चे को ये मानना ही मानना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, विद्यालय में चाहे बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, उसको विद्यालय की प्रार्थना में शामिल होना ही होना होगा। विद्यालय में चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, उसको टाइम का स्पेशली ध्यान रखना ही होगा। टाइम, आने का टाइम फिक्स है, जाने का टाइम फिक्स है, लीव लेने का सेम प्रोसेस है। पहले आप क्लास टीचर से मिले, फिर प्रिंसिपल सर से मिले, आवश्यकता हो तो डायरेक्टर सर से भी मिलना पड़ेगा। तो ये सारे जो सिस्टम है उसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहते हैं, यानी कि सिस्टम में ये हर व्यक्ति को फॉलो करना ही करना होगा। इसके बाद क्या है, कुछ को छूट मिल जाएगी, कुछ को नहीं मिलेगी, वो उनकी परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। लेकिन संविधान का पहला कार्य क्या है? समाज में तालमेल और समन्वय बनाए, और उसमें से जो मिनिमम कार्य हो वे सभी नियम वो बनाकर उन्हें दे, जिससे एक सामंजस्य स्थापित हो, एक समाज को साथ लेकर चलने में मददगार मिले। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका सीधा सा अर्थ इतना सा है कि समाज बहुत बड़ा वाइड है, और इस वाइड सोशलाइजेशन प्रॉपर्टी के अंदर हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि समाज के भिन्न भिन्न लोगों को एक साथ लेकर चलना, क्योंकि समाज की रीति रिवाज अलग है, भाषा अलग है, सभ्यता संस्कृति अलग है, जाति क्षेत्र अलग है। तो इन सबको अलग होने के बावजूद भी एक साथ लेकर चलना बड़ा टेढ़ा काम है। इसीलिए समाज में संविधान का पहला कार्य क्या है? न्यूनतम साझा कार्यक्रम और समन्वय को स्थापित करना, जिन नियमों को सबसे कम मात्रा में लगाया जाए और हर व्यक्ति उसका पालन करे। इसमें एक बात और देखते हैं कि संविधान में न्यूनतम साझा कार्यक्रम की क्या उपयोगिता है। इसमें यदि हम देखें तो बहुत सारे संविधान कठोर संविधान का सिस्टम फॉलो करते हैं। जैसे हम श्रीलंका और नेपाल का उदाहरण लेते हैं। हमने देखा श्रीलंका और नेपाल, दोनों ही जगह बहुत बार संविधान बना भी है, टूटा भी है और फिर बना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर जनता का न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं देखा गया। जनता का न्यूनतम साझा कार्यक्रम ध्यान में नहीं रखा गया, अर्थात जनता की राय नहीं ली गई, और जनता की राय यदि ली जाती तो ऐसे समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ता। एग्जाम्पल से देखें, जैसे मान लीजिए ये दो देश हैं, एक का नाम ए देश है और बी का नाम दूसरे वाले का बी देश है। ए देश के लोगों में सर्वे करवाया गया कि हम एक संविधान बना रहे हैं और आप लोग उस संविधान को मानने के लिए बाध्य होंगे, इसीलिए वो नियम बताए जो आप सब लोगों को उचित लगे और सही लगे। तो इन सब की राय ली, प्लस इसमें जो विशेषज्ञ थे, विशेष लोग जो संविधान बनाने वाले थे, इन्होंने भी अपनी राय रखी। तो दो लोगों ने राय रखी,
एक तो संविधान बनाने वाले लोगों ने और एक जनता ने। यहां भी यही हुआ, जनता ने भी राय रखी और संविधान बनाने वालों ने भी राय रखी। लेकिन ए और बी में अंतर कहाँ आया? यहां पर केवल और केवल विशेषज्ञों की ही राय मान्य हुई, जनता की राय को इन्होंने नकार दिया। बी ने क्या किया? जनता के आए सुझावों को भी अपनाया और विशेषज्ञों की राय को भी अपना लिया। अब जो बी बनेगा उसमें स्थिर संविधान बनेगा और इसका जनता स्वयं ही पालन करेगी। क्यों? क्योंकि जनता ने इसे अपनाया है, जनता ने इसे बताया है, नियम कानून जनता ने बनाए हैं और जनता सर्वोपरि यहाँ पर है। जनता ही सरकार बनाएगी, जनता ही संविधान संशोधन करेगी, जनता ही अपने लिए नियम बना रही है। इसलिए इस संविधान की कहीं न कहीं उपयोगिता होगी ज्यादा और इस संविधान की उपयोगिता होगी ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पर केवल विशेषज्ञों ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना न्यूनतम साझा कार्यक्रम के इन पर संविधान थोप दिया गया है और जबरदस्ती थोपा गया संविधान ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। तो ये पहला बिंदु यहाँ पर हुआ समाप्त। संविधान का पहला कार्य क्या है? न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करे, मिनिमम प्रोग्राम के तहत नियम कानून बना के दे और समाज में तालमेल बढ़ाए, जिससे उनको बेसिक नियम मिल सके और समाज में सुचारू व्यवस्था चालू हो सके। ये कार्य संविधान का पहला कार्य है। इस उपरांत संविधान का दूसरा कार्य है कि संविधान के नियम कानून कौन बनाए, नियम कानून कौन बनाए, यह तय हो। संविधान का दूसरा कार्य यह है कि स्पष्ट हो जाए कि नियम कानून कौन बनाएगा और सरकार कौन बनाएगा। ये बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये संविधान का दूसरा कार्य है। हम मानते हैं किसी भी राज्य के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। पहली जनता, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। ये 4 चीजें के बिना कोई भी राज्य नहीं कहला सकता। यहाँ एक बात आप पूरे साल ध्यान रखना, हम देश को भी राज्य कहते हैं। राज्य वह है जिसकी सरकार खुद की हो, जिसकी संप्रभुता खुद की हो, जिसकी जनता खुद की हो और जिसकी सरकार के साथ साथ भूभाग भी उसका खुद का हो। एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एरिया जिसमें से कोई भी स्वतंत्र निर्णय अगर वो ले सकते हैं तो वह राजनीति की भाषा में राज्य कहला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये अच्छे से पता होगा, यदि मोदी जी भारत में कोई निर्णय लेना चाहें तो क्या पाकिस्तान रोक सकता है? क्या? कभी नहीं। यही क्या कहलाती है? संप्रभुता कहलाती है। यदि कोई देश अपनी सीमाओं में, यदि कोई देश, ये मान लीजिए भारत है, अपनी सीमाओं के अंदर स्वतंत्र होकर कोई फैसला ले सकता है बिना किसी भारी दबाव के, विदेश के दबाव के, तो वो क्या कहलाएगा? संप्रभु राष्ट्र कहलाएगा। सरकार आप जानते हैं वह सत्ता जो जनता के द्वारा चुनकर आती है, संविधान से इसे शक्ति प्राप्त होती है। शासन का सारा कारोबार या यूं कहे जिम्मेवारी सरकार की ही होती है। भूभाग आप समझते हैं जमीन है और जनता आप जानते हैं जनता जनार्दन होती है। अब इनमें से कोई भी एक चीज आप हटा के देखें, राज्य नहीं बनेगा। यदि हम जनता हटाते हैं तो शासन किस पर होगा? पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये शासन के लायक नहीं है। भूभाग हटाते हैं तो आप में से और मेरे में से स्पाइडरमैन हनुमान जी कोई है नहीं जो उड़ के आसमान में चला जाएगा। तो बिना भूभाग के जीवित रहना संभव नहीं है, तो भूभाग के बिना भी राष्ट्र संभव नहीं है। सरकार नहीं है तो शासन कौन चलाएगा? अराजकता आ जाएगी, अव्यवस्थाएं हो जाएंगी। और संप्रभुता नहीं है तो देश ही नहीं होगा, क्योंकि संप्रभुता के साथ ही स्वतंत्रता भी आती है और स्वतंत्रता संप्रभुता एक साथ ही है।
बिना स्वतंत्रता के कोई देश हो ही नहीं सकता। जैसे हम अंग्रेजों की टाइम की बात करें तो हम उपनिवेशवादी थे और ऐसे समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। आपको याद होना चाहिए कि एग्जाम्पल देखें, 6 अगस्त और 9 अगस्त इन 2 दिवस 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, ये जापान के 2 शहर थे। इस शहर पर 2 बम गिराए गए। पहले का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फेट मैन। उदाहरण आप देखें, 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया। ये बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय और फेट मैन। इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है वो अपने को देखनी है। भारत के असम में जो हवाई अड्डा था, इस पर ये जहाज रुके थे। उस समय की अगर हम बात देखें, बहुत सारी किताब इसका क्लियर विवरण भी देती हैं। उस समय की अगर बात देखें, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एक ही संगठन में काम कर रहे थे। भारत यदि आज स्वतंत्र होता आज की तरह, तो किसी भी कारण से किसी भी शर्त पर इन परमाणु बमों से लदे हुए जहाजों को उतरने ही नहीं देता अपने एयरपोर्ट पर। लेकिन भारत मजबूर था, क्योंकि भारत के पास क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। और ये संप्रभुता किसके अधीन थी? ब्रिटेन के अधीन। और ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में किसके पक्ष में लड़ रहा था? अमेरिका के साथ लड़ रहा था। और अमेरिका और ब्रिटेन जापान को घुटनों पर लाना चाहते थे, सरेंडर करवाना चाहते थे। इसीलिए अमेरिका से उड़े हुए जहाज कहाँ के रुकते हैं? असम में। और असम से सीधे कहाँ जाते हैं? वो हिरोशिमा और नागासाकी पर जाकर अटैक करते हैं। तो संप्रभुता कितनी इंपॉर्टेंट है किसी देश के लिए, बेहद जरूरी है। दूसरा उदाहरण पाकिस्तान का देखते हैं। यदि चाइना और भारत के बीच लड़ाई होती है तो चाइना पाकिस्तान वाले फ्रंट का भी यूज करेगा, यानी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का भी यूज करेगा, उसकी हवाई पट्टियों का भी इस्तेमाल करेगा। तो संप्रभुता हमें इससे अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ हमने देखा किसी भी राज्य की 4 शर्तें कौन कौन सी हैं? जनता, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। किसी एक के हटाने पर भी संप्रभुता हट जाए, सरकार हट जाए, भूभाग हट जाए, जनता हट जाए, कोई भी देश या राज्य या देश नहीं कहलाएगा। ये उदाहरण भी अपने को याद रखना, अपने सिलेबस में है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर क्या गिराए गए थे? बम गिराए गए थे। किसने गिराए थे? अमेरिका ने। इन बमों का नाम क्या था? लिटिल बॉय और फेट मैन। इसके बाद अपन बिंदु पर आते हैं वापस। तो यहाँ प्रमुखता से हम देखते हैं कि संविधान के नियम कानून कौन तय करे और सरकार कौन बनाए। तो सरकार बनाने की जिम्मेदारी, या यूं कहें संविधान वो है सर्वोच्च सत्ता है। संविधान वह सर्वोच्च सत्ता है जो सरकार का निर्माण करती है, जो सरकार का निर्माण करती है। आपको याद होना चाहिए, संविधान वह सर्वोच्च सत्ता है जो किसका निर्माण करती है? सरकार का निर्माण करती है। अब हम और आगे इसमें देखते हैं तो राजतंत्र में राजा नियम, कानून और शक्ति का अंतिम केंद्र होता है। शक्ति का अंतिम केंद्र होता है। राजतंत्र में जिस प्रकार शक्ति होनी चाहिए, जिस प्रकार के रूल रेगुलेशन होने चाहिए, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, व्यवस्था कैसी होगी, कर कितना होगा, ये सारा अंतिम निर्णय कौन करता है? राजा करता है। हम बात करें सोवियत संघ की। सोवियत संघ जो बाद में टूटा, इसमें 15 राज्य थे सोवियत संघ की। तो इसमें एक ही पार्टी का बहुमत था, एक ही पार्टी का बहुमत था।
और ये पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरे देश को चलाती थी। यदि हम चाइना की बात करें वर्तमान में, तो यहाँ भी एक ही पार्टी है और वह है साम्यवादियों की पार्टी, और वो भी कौन सी, कम्युनिस्ट ही है। तो ये एकमात्र पार्टी वाले देश हैं जहां पर विपक्ष की कोई जगह होती ही नहीं है, या तो विपक्ष था ही नहीं, और था तो ना के बराबर था। सारे रूल रेगुलेशन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते थे। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में संविधान में यह तय किया गया है कि नियम कानून कौन बनाएगा और सरकार कैसे तय होगी, और यह अंतिम शक्ति किसको दी गई है, जनता को दी गई है। भारत में अंतिम शक्ति किसको दी गई है, जनता को दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार के कितने रूप हैं, 3 रूप हैं। सरकार के 3 अंग हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। 10th क्लास में आपने इनको बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। व्यवस्थापिका को हम संसद भी कहते हैं। कार्यपालिका 2 प्रकार की, पहली नाम मात्र की जो राष्ट्रपति महोदय हैं, दूसरी है वास्तविक जो प्रधानमंत्री जी हैं। न्यायपालिका आप जानते ही हैं, एकीकृत व्यवस्था है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहेगा वो पूरे देश की न्याय व्यवस्था को मानना पड़ेगा। तो भारत में सरकार कौन बनाता है, जनता बनाती है, और सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। किसी भी संविधान के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह यह तय करके जाए कि सरकार में कौन आएगा, किस प्रकार की सरकार होगी, और उसमें सरकार में कौन आएगा, सरकार किस प्रकार से बनेगी, बनाएगा कौन, कानून कैसे होंगे, संशोधन कौन करेगा, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये संविधान का दूसरा कार्य हो गया। संविधान में नियम कानून कौन बनाएगा यह तय करना किसका कार्य है, संविधान का कार्य है। संविधान बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे कि कौन सा सिस्टम कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, संसद कैसे चलेगी, व्यवस्थाएं कौन सी होंगी, तानाशाही होगी, अराजकतावादी होगी, लोकतांत्रिक होगी, संसदीय शासन व्यवस्था होगी। भारत की जो शासन व्यवस्था है वह है संसदीय शासन व्यवस्था। सभी को याद होनी चाहिए, भारत में जो शासन व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसद के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था। तो भारत के संविधान के साथ साथ दुनिया के किसी भी संविधान का दूसरा कार्य क्या है, संविधान में नियम कौन बनाएगा, कैसे होंगे और उनका पालन कैसे होगा। फिर उसके बाद सरकार कैसी होगी, शासन व्यवस्था कैसी होगी, यह तय करना भी संविधान का कार्य है। तो संविधान के 2 कार्य यहाँ पर होते हैं कंप्लीट।